Dear students, topic of my lecture is method for growing human embryonic stem cells in vitro. Today again, I'm going to tell you the original protocol followed by J.A. Thomson and his team, because they were the first to successfully maintain and grow human embryonic stem cells from totipotent cells of early mammalian embryo that were capable of unlimited, undifferentiated proliferation in vitro. So I will be sharing their protocol with you, and you will get many modified methods to grow human ESC, means human embryonic stem cells in vitro in literature. But I'm going to tell you the original work. So to start with, as I said that they used embryos from early stages of embryonic development. तो ये कहाँ से मिलता है? फ्रोजन एम्ब्रियोज कहाँ से मिलेंगे? source of these are from IVF, आपने सुना होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो क्लिनिक्स होती हैं जहाँ पे इनफर्टाइल पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, और वहाँ पे एक फीमेल बॉडी में इट इज पॉसिबल टू ग्रो many eggs which are taken out and they are fertilized in vitro, as a result of which we get zygote there in vitro. यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको कहते हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी का ओरिजिन जो है वो टेस्ट ट्यूब में हो जाता है. zygote फर्स्ट फॉर्म है जहाँ पे मेल एंड फीमेल का न्यूक्लियस फ्यूज करके zygote बनाता है. अब ये अर्ली एम्ब्रियो है, उसको इट इज पॉसिबल टू फ्रीज, क्रायो प्रिजर्व कर लिया जाता है इसको, तो वो वहां पे ऐसे ही रहता है. और उसको लेके अगर फिर से थॉ किया जाए, थॉ माने उसको वापस रूम टेम्परेचर पे लाया जाए और फिर उनको सुटेबल मीडियम में कल्चर किया जाए, तो इट इज पॉसिबल दैट दे ग्रो टिल ब्लास्टोसिस्ट स्टेज. तो फ्रोजन एम्ब्रियोज कम फ्रॉम IVF क्लिनिक्स, और जो पेशेंट है उसके इन्फॉर्म्ड कंसेंट से ये फ्रोजन एम्ब्रियोज रिसर्च वर्क में लिए जाते हैं कि आगे हम इनको यूज करके कुछ जानना चाहते हैं, इनके बारे में रिसर्च होगी, इनके बारे में बेटर टेक्निक्स डेवलप करने के लिए या डिजीज कंडीशंस जानने के लिए भी. जो एम्ब्रियोज एक्सेस में होते हैं पेशेंट की यूज से, उनको उनकी कंसेंट से ले लिया जाता है और फिर उनको इन विट्रो ग्रो किया जाता है. प्लस फ्रेश एम्ब्रियोज तो मिलते ही मिलते हैं, इनका एक पार्ट फ्रीज किया जाता है, बाकी पार्ट इम्प्लांटेशन के लिए, फीमेल बॉडी में इम्प्लांटेशन के लिए यूज कर लिया जाता है. सो zygote जो है, zygote once it is made, zygote it will start growing. So cleavage stage embryo, fresh embryo is taken or it is cultured on DME, double co minimal Eagles medium. उसमें बैलेंस सॉल्ट सोल्यूशन है विद मॉडिफाइड थिंग्स, ग्लूकोज वगैरह होगा इसमें जिससे कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिले. प्लस उसमें 10% फीटल काफ सीरम होता है. अगेन इट इज फॉर न्यूट्रिशन एंड फॉर प्रोवाइडिंग वन गुड न्यूट्रिएंट मीडिया फॉर एम्ब्रियो टू ग्रो. तो इस कल्चर में, इस कल्चर मीडियम में उसको एक्सपैंड किया जाता है फ्रेश एम्ब्रियो को क्लीवेज स्टेज में. ब्लास्टोसिस्ट, आपको याद होगा कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज 16 to 32 ब्लास्टोमियर्स तक पहुंचने को, सॉरी नो दिस इज मोडुला.
एंड मॉडुला भी जब ग्रो करता है फर्दर तो 30 to 32 ऑलमोस्ट सेल्स मिलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। कहाँ मिलते हैं? इनर लाइनिंग में, इनर मास सेल्स जो होते हैं उसमें मिलते हैं। तो इस स्टेज तक फ्रेश एम्ब्रियोज हो या फ्रोजन थॉट एम्ब्रियोज हो, उनको कल्चर करके एक्सपांड करके उनको ग्रो करके ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक लाया जाता है। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज जो है वो सराउंडेड होती है जोना पेलुसिडा से। तो एक लेयर होती है, तो उसमें से भी ब्लास्टोसिस्ट को बाहर निकालने के लिए टायरॉड नाम का सोल्यूशन होता है, उसको यूज किया जाता है जिससे कि ब्लास्टोसिस्ट फ्रीली मिल जाता है। अब नाउ व्हाट इज टायरॉड? टायरॉड में के सोल्यूशन में क्या क्या है? इट इज अ फिजियोलॉजिकल सलाइन containing sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, sodium carbonate and sodium dihydrogen phosphate, and a sugar, usually glucose. It is roughly isotonic and with interstitial fluid and are used in physiological experiments and in tissue culture. So with the use of this solution, zone of pellucida से हैचिंग कराई जाती है ब्लास्टोसिस्ट की, जो कि बाहर आ जाता है। अब जब बाहर आ गया तो बाहर आके फिर अब क्या है कि इसमें ब्लास्टोमियर्स या इनर मास सेल कितना है? 30 to 32 सेल्स का ब्लास्टोसिस्ट है, एक साइड में इनर मास है। तो इनर मास सेल्स को निकालेंगे तब हमें मिलेगा प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। तो अब बाकी हिस्सों की जरूरत नहीं है हमें एम्ब्रियोनिक ह्यूमन स्टेम सेल्स की, जिस मतलब प्लूरिपोटेंट स्टेट की, तो बाकी हिस्सों को हटाया जाएगा। तो वो काम क्यों कैसे किया जाता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्यूनोसर्जरी। इम्यूनोसर्जरी की एक टेक्निक होती है जिससे कि खाली ये सेल्स जो यहाँ पे एग शेप्ड स्टेम सेल्स हैं उनको पकड़ के अलग कर लिया जाता है और बाकी चीजें अलग हो जाती हैं। तो दिस इज हाउ खाली स्टेम सेल्स अवेलेबल होते हैं। इन स्टेम सेल्स को अब हमारे पास जब प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल की स्टेज पे आ गई है तो अब इनको फिर से ग्रो करना है। इनको ग्रो काहे में किया जाएगा? अगेन अब ये जो है ये पैट्री डिश में जिसमें कि ये ओरिजिनल प्रोटोकॉल में उन्होंने इसको माउस के फाइब्रोब्लास्ट के ऊपर जो माइटोमाइसिन सी ट्रीटेड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की फीडर लेयर लगाई थी यहाँ पे, और उस पे फिर जब ये सेल्स इनर मास सेल्स इस पे ग्रो होने लगे 8 दिन बाद, फिर इनमें से जर्मिनल लेयर्स बनी। कौन सी बनी? एंडोडर्म सेल्स जो थे वो 8 दिन बाद अटैच हुए फाइब्रोब्लास्ट पे, और अटैच होने के 24 घंटे बाद उनको फर्स्ट टाइम डिसएग्रीगेट किया गया। तो डिसएग्रीगेट करने का भी आपको तरीका पता होगा कि ट्रिप्सिन कंटेनिंग सोल्यूशन डाला जाता है। ट्रिप्सिन एंजाइम है जो कि अटैचमेंट यहाँ पे अगर प्रोटीन ये अगर ये लेयर है, फीडर लेयर है, यहाँ पे प्रोटीन के सिक्रीशन से, प्रोटीन के रिसेप्टर्स वगैरह से यहाँ पे अटैचमेंट है। तो ट्रिप्सिन जो है अगर मीडियम में डाला जाएगा तो वो इस लेयर को काटेगा, इसकी वजह से ये सेल फ्री हो जाएगा, ये लेयर पूरी फ्री हो जाएगी। तो इस तरह से डिसएग्रीगेशन किया जाता है। तो यहाँ से सेल्स रिकवर किए गए। दे फाउंड, उनका क्या एक्सपेरिमेंट था कि वो फर्स्ट टाइम ये कर रहे थे ह्यूमन सोर्स से, और उनको 5 एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लाइंस मिली। अब जब ये मिल गई, ये इसके साथ ही ये प्रोटोकॉल कंप्लीट हो गया, उनके हाथ में सेल्स आ गई। बट इससे पहले कि इसको यूज किया जा सके, क्या जरूरी है? मैंने पहले भी बोला आपको
क्या जरूरी है कि ये इनको पता होना चाहिए कि ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स ही हैं, तो उनको फिर टेस्ट करना शुरू किया। तो पहला टेस्ट क्या किया उन्होंने, देखा कि cells contained high ratio of nucleus to cytoplasm with prominent nucleoli। तो न्यूक्लियस बड़ा था, न्यूक्लियोलाई बड़े थे। इससे क्या इंडिकेशन होता है कि ये एक्टिवली डिवाइड हो सकता है ये सेल। तो इस तरह का एक फिनोमिना इसमें कैरेक्टराइज किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। देन कॉलोनी मॉर्फोलॉजी सिमिलर टू दैट ऑफ रीसस मंकी ईएस सेल्स। मंकी में पहले ये सेल निकाले जा चुके थे, तो जो बाहर की जो मॉर्फोलॉजी थी ईएस सेल्स की, वो दूसरे प्राइमेट सेल्स से मिलती हुई थी। ये जो अभी हम अभी वो कर रहे थे, वो ह्यूमन बींग्स के सेल्स पे एक्सपेरिमेंटेशन था, मंकीज पे पहले हो चुका था, और मॉर्फोलॉजी वाइज ये सेम था, मंकी के जैसा था। देन दे हैड नॉर्मल कैरियोटाइप। कैरियोटाइप अगेन किस तरह के क्रोमोसोम्स थे, तो मतलब क्या था उसमें, जो आउट ऑफ 5 सेल लाइंस 3 हैड XY karyotype, while other 2 had XX karyotype। तो ये नॉर्मल कैरियोटाइप उनमें मिला। इस तरह से 3 चीजें सबसे पहले देखी गई। देन ऑल द 5 लाइंस वर क्रायो प्रिजर्व्ड। उनका क्रायो प्रिजर्वेशन किया गया और उन्हें थॉ करके देखा गया कि ये नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं कि नहीं। अगेन उनमें हाई रेशियो ऑफ न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म होना चाहिए, उनकी मॉर्फोलॉजी सेम होनी चाहिए, और उनका कैरियोटाइपिंग नॉर्मल होना चाहिए। तो आफ्टर क्रायो प्रिजर्वेशन यानी कि फ्रीजिंग के बाद भी वो ये सब कैरी कर रहे थे। प्लस फिर 4 सेल लाइंस का क्या किया गया कि they were cultured till 5 to 6 months, and there was continuous undifferentiated proliferation। और उसके बाद फिर इनको क्रायो प्रिजर्व कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। एक सेल लाइन को छोड़ लिया गया जिसका कि कैरियोटाइप XY था, and it was further passaged or further maintained by changing the medium and petri dishes for another 6 months। और अगेन इनका कैरियोटाइप वैसे ही था, और 6 मंथ तो पहले कर चुके थे, और 8 मंथ्स और किया, यानी कि 32 पसाजेस किए। और इस बीच में कोई भी रेप्लिकेटिव क्राइसिस नहीं मिली, यानी कि रेप्लिकेशन उनका नॉर्मल हो रहा था, जैसा कि एक स्टेम सेल से एक्सपेक्टेड था। फिर इनमें स्पेसिफिक मार्कर्स देखे गए। स्पेसिफिक मार्कर्स क्या क्या थे? सीसा 3 and 4 मिला, TRA 160 मिला, TRA 181 मिला, alkaline phosphatase was present and GL7 was present। So सीसा क्या है? स्टेज स्पेसिफिक एम्ब्रियोनिक एंटीजन है। इसके सीसा 3 जो है वो एक तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि इस एंटीजन को पहचानती है। इसी प्रकार 4 नंबर का भी एंटीजन प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज के स्टेम सेल्स पे, तो ये प्रेजेंट था और इसकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ने इसको रिकॉग्नाइज किया। नाउ TRA ये भी मार्कर टी सेल रिसेप्टर अल्फा लोकस मार्कर है। टी सेल रिसेप्टर अल्फा लोकस मार्कर है जो कि अगेन इन सेल्स पे प्रेजेंट होता है, तो उनकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। फिर ये भी है उसी तरह का मार्कर 181 टाइप का, और वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इसको कैच कर सकी जो कि इस स्टेज को स्पेसिफिकली बाइंड करती है। देन अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड GL7 वर फाउंड। GL7 जो है, GL7 T and B सेल एक्टिवेशन मार्कर है। ये
इस टाइप के सेल्स में मिलता है तो ये प्रेजेंट था, इसके अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज थी, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो भी डिफरेंशिएटेड ये सेल का मार्कर है और ह्यूमन बींग्स में होना जरूरी है, तो ये वाला मिला यहाँ पे। नाउ इन सेल्स में और क्या क्या मिला, हाई टीलोमेरेज एक्टिविटी मिली, जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये एक्टिव प्रोलिफरेशन के समय मिलती है। देन ये सेल्स जो थे वो उनका they were capable of making ectoderm, mesoderm and endoderm. ये तो इन विट्रो कैरेक्टराइजेशन था। उनका डिफरेंशिएशन इन एब्सेंस ऑफ फाइब्रोब्लास्ट हुआ, मिला डिफरेंशिएशन मिला डिफरेंट सेल लाइंस में। फिर प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ल्यूकोसाइट इनहिबिटरी फैक्टर, इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस में भी डिफरेंशिएशन मिला, और एक स्पॉन्टेनियस डिफरेंशिएशन मिला इस तरह की सेल लाइन में। जबकि जो भी कल्चर बनाया गया वो कॉन्फ्लुएंस पे रीच कर गया। कॉन्फ्लुएंस माने कि जो भी अवेलेबल स्पेस है पूरे में उसने सिंगल सेल की लॉन बना ली, तो कॉन्फ्लुएंस, स्टेट ऑफ कॉन्फ्लुएंस होता है वो। उसमें जब स्टेट ऑफ कॉन्फ्लुएंस हो गया सिंगल सेल लाइन से, देन दे स्टार्टेड पाइलिंग अप एंड शोड डिफरेंशिएशन। तो ये सारे तो इन विट्रो मार्कर्स थे या इन विट्रो टेस्टिंग थी कि ये स्टेम सेल है कि नहीं है। प्लस इन वीवो टेस्ट क्या होता है, पहले बताया था, टेट्रोमा फॉर्मेशन, यानी कि ये कहीं और इन इन वीवो अगर इंजेक्ट कर दिया जाए माउस वगैरह में, तो टेट्रोमा इम्यूनो सप्रेस्ड माइस में अगर पेरिटोनियम या स्किन में इसको इन सेल्स को इंजेक्ट कर दिया जाए तो वहां ट्यूमर बन जाता है, ट्यूमर बनता है। और ये तीनों जो कि एंडोब्लास्ट, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म का एक ट्यूमर होता है, और उसमें स्लाइटली कुछ परसेंट डिफरेंशिएटेड सेल्स लाइक नर्व सेल्स है, लिवर सेल्स, लंग सेल्स, कुछ सेल्स डिफरेंशिएटेड भी मिल जाते हैं। तो ये ट्यूमर अगर बन रहा है तो इसका मतलब बॉडी में इंजेक्ट किया हुआ सेल जो है वो स्टेम सेल की तरह बिहेव कर रहा है। सो दिस वाज द protocol used by J.A. Thomson, who was successful, or his team, these scientists were successful for the first time in growing these cells in vitro, और उसके साथ ही प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स को जो कि ह्यूमन ओरिजिन के थे उनको ग्रो करने का एक तरीका आ गया। अब भले ही बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं, चेंजेस हैं, रिसर्चर्स उसको मॉडिफाई करते हैं और उसके हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से उसको ग्रो कर लेते हैं। सो दैट इज ग्रेट बिकॉज these cells are used for us as a tool of regenerative medicine. Regenerative medicine क्या हुआ कि हमारे बदन में जो रिपेयर की जरूरत है उसके लिए इन विट्रो हम चीजें बना लें। चीजें लाइक स्किन जल गई है तो हम बाहर से स्किन बना के ट्रांसप्लांट कर सके, लिवर, लंग एंड सो ऑन। वो धीरे धीरे इसके बाद वाले चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सेल्स बन चुके, कौन कौन से टिश्यूज और मिनी ऑर्गन्स अब बन रहे हैं, उन पे रिसर्च भी हो रही है और देखा जा रहा है कि किस तरह से उनको ग्रो करके फिर अल्टीमेटली उनको ट्रांसप्लांटेशन में यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स ठीक लगते हैं तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको पता चले कि मैंने आज फिर एक क्लास ली, और लाइक शेयर भी कर दीजिए so that will be encouraging me also. So best wishes.